So last lecture we have done up to 19th sum. So let's quickly start with the another question. Mr. Ravi, being a dealer, I hope you all can hear my voice properly. Yes? Yes, can you hear my voice properly? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So let's look at the next question. Now the question is, Mr. Ravi, uh, being a dealer in laptops, read the question very carefully or you can listen it to me. Sold a laptop bag along with the laptop to a customer for rupees 55,000. CGST and SGST for the bag, for the laptop at the rate 18 percentage and for laptop bag is 28 percentage. What would be the rate of tax leviable? Also find the GST liability. So this is a practical question that can be asked for 5 marks. Okay, so first you have to answer which type of supply is this. There are two types of supplies, composite and mixed. I hope you remember. Okay, so first question that would be asked in this type of particular what to say case. First question can be asked is, which type of supply is this, composite or mixed? It carries 2 marks. And then it will ask you which type of tax rate will be applicable, 1 mark. And what is the final GST, net GST liability? And that would be that would carry another 2 marks. So total for 5 marks this question can be asked. And see how simple the question is. Okay, so can anybody tell me this is composite or mixed supply? Yes, can anybody tell me? Mr. Ravi, dealer in the laptop, sold laptop bag along with laptop. So is this composite or mixed? Yes, tell me. Can you guys hear me? Please reply करो तो पता चलेगा. चलो बताओ, आप लिखोगे चैट बॉक्स में तो भी मुझे चलेगा. कुछ तो रिस्पॉन्स दो, मुझे लग रहा है आप हो ही नहीं क्लास में. Mixed supply. मिक्स्ड. ओके ओके. और किसी को लग रहा है कोई कॉम्पोजिट है कि सबको लग रहा है मिक्स्ड है? निधि सेज कॉम्पोजिट. ओके, कॉम्पोजिट. ओके ओके. तो जो मिक्स्ड बोल रहे हैं वो मिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं? मिक्स्ड क्यों है ये? और जो कॉम्पोजिट बोल रहे हैं वो बताइए कॉम्पोजिट क्यों है ये? चलो मैं देखूं आपको एटलीस्ट मीनिंग्स याद है कॉम्पोजिट और मिक्स्ड की. कॉम्पोजिट में क्या था? नेचुरली बंडल्ड होता है ना, हाँ या नहीं? और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए. ओके, हिमांशु सेज बैग इज नॉट नेसेसरी विद लैपटॉप. ओके, सी कॉम्पोजिट सप्लाई. अगर आप लैपटॉप लेके घर पे जाएंगे तो सिर्फ लैपटॉप लेके जाएंगे, आप उसको नहीं, मिक्स्ड नहीं है. आप देखने के बाद भी वही बोल रहे हैं. देखो ध्यान से सुनो, देखो मेरी बात सुनो. आप लैपटॉप के साथ बैग तो लोगे, लैपटॉप डाल के किस में रखोगे, कैसे लेके जाएंगे घर पे? है ना, जब हम लैपटॉप खरीदते तो लैपटॉप बैग भी खरीदते हैं, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन द लैपटॉप ऑल्सो, एंड बैग हेल्प्स मेंटेनिंग द लैपटॉप. ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना, बैग लैपटॉप को प्रोटेक्ट करके रखता है. सो जब आप लैपटॉप लेते हो तो बैग भी साथ में लेते हो. इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, इट इज नॉट मिक्स्ड सप्लाई. देखो मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, जब बिल्कुल अलग अलग चीजें, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है चीजें और आप अलग अलग बेच रहे हो, सॉरी साथ में बेच रहे हो. जैसे मैंने स्वीट्स, चॉकलेट्स और 2 टी शर्ट्स का एग्जांपल दिया था दिवाली गिफ्ट हैम्पर के टाइम पे. तो स्वीट्स और चॉकलेट्स और टी शर्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है ना, बिल्कुल रिलेशन में नहीं है. ठीक है, तो लैपटॉप और लैपटॉप बैग तो आपस में रिलेटेड है ना.
रिलेटेड कमोडिटीज है ना। हाँ मुझे नहीं, बहुत सारी कंपनीज आपको देती भी हैं और नहीं देती है ना, तो आप खुद से लेते हैं वो बैग। ठीक है, ये एक अलग बात है। देखो आप ये मिक्स मत करो। ये एक अलग बात है कि कंपनी आपको बैग साथ में बेच रही कि नहीं बेच रही है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे डीलर्स होते हैं जो लैपटॉप के साथ बैग भी देते हैं, बट ये एक अलग बात है कि बाकी सारी कंपनीज नहीं दे रही हैं। ये तो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ये प्रोडक्ट लैपटॉप का जो बैग है वो लैपटॉप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड कैसे हुआ? ये तो आपका कॉम्पोजिट हो गया ना। आई बात समझ में? देखो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है, मतलब आप सिर्फ बैग नहीं खरीदोगे। हाँ, लैपटॉप खरीदोगे तो बैग खरीदोगे ना। आपको इस वे में सोचना है कॉम्पोजिट के लिए कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। देखो मिक्स्ड में ना सारे के सारे प्रिंसिपल सप्लाई होते हैं, सारे के सारे। स्वीट अपनी जगह है, स्वीट्स अपनी जगह पे होते हैं प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, और चॉकलेट्स अपनी जगह पे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स अपनी जगह पे होते हैं। अगर ड्राई फ्रूट के बिना स्वीट्स बेचे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने बैग बिना लैपटॉप के बेचा तो नहीं चलेगा ना। दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का देखो, हमेशा जब हम कॉम्पोजिट के बारे में सोचते हैं ना, वी नीड टू थिंक दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई जिसके बिना दूसरा अधूरा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वो केस है। लैपटॉप बैग के बिना लैपटॉप अधूरा है ना। सो लैपटॉप बैग के बिना आप अगर बैग खरीदो तो लैपटॉप तो जरूर खरीदोगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपने अगर लैपटॉप बैग खरीदा तो लैपटॉप भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का इंपॉर्टेंस आता है। जहां पे प्रिंसिपल सप्लाई आता है वो कॉम्पोजिट सप्लाई होता है। अब समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? ये लैपटॉप है जो प्रिंसिपल सप्लाई है, लैपटॉप बैग है जो एंशिलरी सप्लाई है। एंशिलरी मीन सेकेंडरी। तो यहाँ पे जब प्रिंसिपल सप्लाई का क्वेश्चन आ गया तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ कि मिक्स्ड सप्लाई हुआ? कॉम्पोजिट, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिट में आता है। मिक्स्ड सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कुछ होता ही नहीं है। हिमांशु समझ में आया? एवरीबडी हु आंसर्ड मी मिक्स्ड, डाउट क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट आई वांटेड। आप बताओ तो मैं आपको क्लियर करूं कि आपका, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। तो अब आपको तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। लैपटॉप इज प्रिंसिपल, उसके बाद सेकेंडरी होता है बैग। तो क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई आ गया इसीलिए ही कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है वो डीलर्स की जो लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग भी देते हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो लैपटॉप प्रिंसिपल सप्लाई हो गया ना, इसीलिए कॉम्पोजिट में माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आईजीएसटी नहीं दिया हुआ है, आईजीएसटी नहीं दिया हुआ है, तो समझने वाली बात है ये क्या है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लैपटॉप के लिए कितना है? 18%, और लैपटॉप बैग के लिए कितना है? 28%। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो आप लिखिए, मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, बताती हूँ। लिखिए सॉल्यूशन नंबर 20, उसको एबीसी में आंसर करेंगे। हाँ, 3 पार्ट्स में आंसर करेंगे। लिखो ए, you can answer A, B, C. You can give the pointers as 1, 2, 3. So the way you like. ठीक है, तो आप लिखिए A. It is composite supply. It is composite supply because the principal supply is laptop and the ancillary supply is the laptop bag. The principal supply is the laptop and the ancillary supply is, you can simply write, if you want to change the word ancillary, you can replace it with secondary. So ancillary supply or secondary supply is the bag, laptop bag, full stop. Now B, just as you have written A, now B.
the tax rate which would be leviable, the tax rate which would be leviable, आप बताएंगे कौन सी टैक्स रेट कॉम्पोजिट में कौन सा लगता है, हाईएस्ट वाला कि जो प्रिंसिपल होता है वो वाला? कॉम्पोजिट सप्लाई में कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होती है? देखो दो टैक्सेस हैं, एक हाईएस्ट वाली होती है, एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई वाली। यहाँ पे कौन सी एप्लीकेबल होगी? प्रिंसिपल सप्लाई वाली। वेरी गुड, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई की जो टैक्स रेट होगा, बेशक वो कम ही क्यों नहीं हो या फिर ज्यादा ही क्यों नहीं हो, वो मुझे नहीं देखना है कम है कि ज्यादा है, वो मुझे नहीं देखना है। प्रिंसिपल सप्लाई का रेट कितना है, दैट्स इट, वो मुझे एप्लीकेबल करना है। ओके चलो लिखो लैपटॉप, सॉरी हम क्या लिख रहे थे बी में, द टैक्स रेट विच वुड बी लेविएबल इज दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, इज दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही लिखो स्टूडेंट्स, PRINCIPAL, PLE मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल, ठीक है? तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? नॉट अ प्रॉब्लम, हम सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन ना लो, सिर्फ अभी देखिए, ध्यान दीजिए आगे से, ठीक है? तो हमारा टैक्स रेट विच वुड बी लेविएबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई, सॉरी, इज दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, is that of principal supply, that is 18% या फिर which is 18%, which is 18%. Okay, and third one, what is the final GST liability? देखो कस्टमर से आपने कितना चार्ज किया, टोटल 55,000। लिखो C, जैसे आपने ए बी लिखा ना, ए बी, तो सी में आंसर करिए, द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी, द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी, लिखो नेक्स्ट लाइन पे 55,000 into 18%, into 18%. So what is the amount? 55,000 into 18%. What is the amount that shows to you? Yes, what is the amount? 9,900. Yes, rupees 4,950. It is rupees 4,950. So that's it. This is the way you have to answer, huh? The way I have written here, please don't answer this way. You have to write it in the different parts. Be very, presentative. Your answer should be very neat and clean, and it should be into the different parts. ये 9,900 क्या बता रहे हैं आप? मैंने 18% पूछा था ना, आपने 18% का आंसर नहीं बताया। मैंने आपसे 18% पूछा, 55,000 का 18% इज 9,900 है क्या? आरती एंड रिंकू हैज रिटन। ओके, तो आपको कैसे लिखना है? ओके सॉरी, तो मुझे लगा आप 4,950 बता रहे हैं। आपको लिखना कैसे है? देखो आपने लिखा जीएसटी लाइबिलिटी विल बी 55,000 into 18% इज इक्वल्स टू 9,900। अब उसको नीचे पार्टीशन में लाना है, सीजीएसटी 4,950, एसजीएसटी 4,950. That's it. Here you can end your sum. Okay? Is it clear everybody? अभी तक कोई डाउट है इस सम में? Is it clear? So next one, Mr. A booked the Rajdhani train ticket which includes meal. Is it composite or mixed supply? बताएंगे? Mr. A booked the Rajdhani train ticket, which includes meal. Is it composite or mixed supply? Tell me. Composite. Yes, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कुछ प्रिंसिपल सप्लाई है कि नहीं है,
है इसमें कुछ प्रिंसिपल सप्लाई, है ना, तो ये टिकट कॉम्पोजिट हो जाएगा। यस, तो ये कॉम्पोजिट हो जाएगा आपका, है ना। देखो ये आपका हो गया कॉम्पोजिट। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सो इट इज अ बंडल ऑफ सप्लाईज, नेचुरली बंडल्ड है। इट इज कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। आप सेपरेट नहीं बेच सकते हैं ना। राजधानी में तो मील आपको उसमें टिकट में इंक्लूसिव करके मिल जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज देयर फॉर प्रिंसिपल। यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टिकट के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हो, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल सप्लाई। तो जहां प्रिंसिपल सप्लाई का नेचर आ गया मतलब वो कॉम्पोजिट है। टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, जरूर पूछेगा कि आप बताइए कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई में, सॉरी, इसमें टैक्स रेट किसके थ्रू एप्लीकेबल होगा, ट्रेन टिकट के थ्रू या मील के थ्रू। ठीक है, तो आपने आंसर देना है। प्रिंसिपल सप्लाई इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होता है IRCTC, उसमें अगर आप राजधानी टिकट बुक करते हो तो उसमें 5% आपका टैक्स रेट लगता है। ठीक है, तो वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बेशक मील का 12% लगेगा, लेकिन हम मील का नहीं लगाएंगे, मील के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम किसके हिसाब से चलेंगे, अगर दोनों इंक्लूसिव है तो, दोनों एक साथ हैं तो। ठीक है, तो दोनों एक साथ होंगे तब तो वो कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई के नेचर में क्वेश्चन पूछेगा ना। ठीक है, तो 5% टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल। ये आपको आंसर नहीं देना जब तक वो पूछेगा नहीं, और पूछेगा ना तो 5% बताएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स रेट्स अलग अलग होते हैं ना हर एक आइटम की, तो आपको वो आंसर नहीं करना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है स्पेस बाजार। ये आपको लिखना है एंड आप कैसे लिख रहे हो आप उसको, चलो मैं लिखा देती हूँ। लिखिए लिखिए, the case is the composite supply. The case is a composite supply wherein product cannot be sold separately, wherein products cannot be sold separately, full stop. Transportation of passenger is the principal supply. ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दीजिए ट्रेन टिकट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज प्रिंसिपल सप्लाई एंड मील इज द एंसिलरी सप्लाई। देखो मील नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ट्रेन की टिकट तो चाहिए ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सिर्फ मील तो नहीं लेंगे आप। मील क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं। ठीक है, क्या था, हाँ, मील इज एंसिलरी सप्लाई। नेक्स्ट पार्ट में आप आंसर कर सकते हैं, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में आप आंसर कर सकते हैं जो वो पूछेगा, यहाँ नहीं पूछा है पर एग्जाम में। एक बार रिपीट करूँ, ठीक है। द केस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, the case is a composite supply wherein the products cannot be sold separately, wherein the products cannot be sold separately, full stop. The transportation of the passengers is principal supply, and that of meal is that of meal is ancillary supply. You can write secondary supply, फुल स्टॉप। आप जैसे ये एक पार्ट में आंसर कर सकते हैं ए पार्ट में, आप बी पार्ट में लिख सकते हैं आप द टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिंसिपल सप्लाई विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स। द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल the tax rate which is applicable is as per principal supply which is transportation of the passengers. ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेलवे टिकट, ट्रेन टिकट, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे आंसर देना है। ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं,
क्योंकि इसमें टैक्स रेट नहीं पूछा है ना उसने कि कितना जीएसटी लायबिलिटी होगा, ठीक है। बट यूजुअली वो ऐसे क्वेश्चंस है ना टैक्स रेट देकर पूछते हैं यूजुअली। देखो ऐसे भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसे नहीं आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट करते जा रहे हैं। आई होप आप सब लिखते जा रहे हैं, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू राइट इट इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वाइल अपियरिंग योर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे लिखना है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, आई नो इतने छोटे हैं ये, पर जीएसटी में आते हैं इतने छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। स्पेस बाजार ऑफर्स अ फ्री बकेट विद डिटर्जेंट परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ ₹2000, ठीक है। ध्यान से सुनो, स्पेस बाजार ऑफर्स अ फ्री, जैसे बिग बाजार कैसे होता है वैसे ये नाम दिया हुआ है स्पेस बाजार, ऑफर्स अ फ्री बकेट with detergent purchased at the price of ₹2000. It is a composite or mixed supply. First question. Okay. Assume, very good. आरती ने आंसर दे दिया है। देखते हैं वो क्या है, composite है कि mixed है, वो right है कि wrong है देखते हैं। Assume GST rate for detergent is 28% and bucket is 18%. Calculate the amount of GST to be paid with the purchase. अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक तो मुझे बकेट मिल रहा है और एक तो डिटर्जेंट मैंने खरीदा, तो क्या डिटर्जेंट बकेट के बिना नहीं चलेगा और बकेट डिटर्जेंट के बिना नहीं चलेगा? मतलब इसमें कुछ प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कुछ है क्या? आप मुझे वो बताइए। आप फ्री वर्ड को मत देखिए, आप बोलेंगे फ्री तो है मैम, आप फ्री वर्ड को मत देखिए, आप ये देखिए कि दो चीजें एक साथ सप्लाई हो रही हैं, एक बकेट एक डिटर्जेंट, और दोनों का प्राइस मिलाकर 2000 रुपये चार्ज किया कस्टमर से। तो आप मुझे बताइए बकेट और डिटर्जेंट दोनों रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं क्या? रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो रिलेटेड तो नहीं है ये। देखो बकेट अपनी जगह पे प्रिंसिपल सप्लाई है और डिटर्जेंट अपनी जगह पे प्रिंसिपल है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कोई पिक्चर ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई केस ही नहीं है प्रिंसिपल सप्लाई जैसा। यस हर्ष रेज द हैंड। नो हर्ष, कोई डाउट है आपको? डाउट है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कोई केस नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड सप्लाई। अब आप में से कौन बताएगा कि मिक्स्ड सप्लाई में कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है? सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हूँ। वेरी गुड आरती, वेरी गुड, हाईएस्ट हाईएस्ट वाला, टैग। वेरी गुड। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कोई केस ही नहीं होता, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। बकेट अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिटर्जेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन बकेट नहीं भी होगा तो भी डिटर्जेंट का काम हो जाएगा, ठीक है। और डिटर्जेंट नहीं भी होगा तो बकेट का अपनी जगह पे जो काम है वो काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट रेट किसका है? डिटर्जेंट का 28 है, बकेट का 18 है, तो आप किसका एप्लीकेबल करेंगे? 28। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो आप मुझे बताएंगे टैक्स लायबिलिटी कितना है इसका? देखो उसने ये नहीं बताया कि विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट है, इंट्रा है कि इंटर है, वो नहीं पूछ रहा है ना बता रहे, सिर्फ पूछ रहे जीएसटी लायबिलिटी बताइए। तो टोटल जीएसटी लायबिलिटी आप निकालिए, मुझे बताइए कितना जीएसटी लायबिलिटी आ रहा है? 560। वेरी गुड। चलो देखो इसने लिखना कैसे है, उसको इस तरीके से नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये तो मैंने फटाक से जैसे मतलब एक मैंने बना लिया बस, उसको अभी ठीक से कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। लिखिए ए, दिस इज द केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। ए में आपको ये आंसर करना है कि ये मिक्स्ड सप्लाई और क्यों मिक्स्ड सप्लाई है, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई बिकॉज द आइटम्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली, द आइटम्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली। जहां पे सोल्ड सेपरेटली वर्ड आ गया ना, वहां पे समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कोई केस नहीं है, because the items can be sold separately. And you can write this sentence also. If you don't want, you can skip. I will tell you, if you wish to write, you can. आपने क्या लिखा अभी? Because these items can be sold separately, full stop. And neither of the products
can be called as principal supply, and neither of the products can be called as principal supply. मतलब इन दोनों में से किसी को भी हम principal supply नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में से किसी एक को हम principal supply नहीं बोल सकते हैं. Neither of the products can be called as principal supply. ठीक है, फुल स्टॉप देकर नेक्स्ट बी में आ जाइए. बी पार्ट, द टैक्स रेट which would be applicable या which would be leviable, the tax rate which would be leviable would be the highest one, would be the highest one, and that is 28% of detergent, and that is 28% of detergent. फुल स्टॉप. अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, सी में. सी में लिखिए द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी, या फिर द टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स अमाउंट विल बी, जो आपको समझ में आए उस टाइम पे लिख सकते हैं. द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी 2000 into 28%, that is rupees 560. Done this much? Yes. Shall we shift to the next question? Sorry. The next question is, state whether boarding school is an example of composite or mixed supply. बताओ, बोर्डिंग स्कूल कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई क्या, किसका एग्जाम्पल है ये? अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो मैंने बोर्डिंग स्कूल बोल दिया, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपको सोचना है इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एक साथ. ये कॉम्पोजिट है. ओके, निधि सेज कॉम्पोजिट. और कोई आंसर? कॉम्पोजिट स्कूल नहीं होता बेटा, कॉम्पोजिट सप्लाई होता है. आरती? ओके. रिंकू? कॉम्पोजिट. ओके. और किसी का आंसर? नो प्रॉब्लम बेटा, सॉरी मत बोलो, वो तो आपने घाई घाई में लिख दिया होगा. आई अंडरस्टैंड. चलो कोई नहीं, आप बताइए बोर्डिंग स्कूल किसका एग्जाम्पल है? सारे कॉम्पोजिट बोल रहे हैं. करेक्ट है कॉम्पोजिट. सिद्धि? ओके. मिक्स्ड बोल रहे हैं. ओके. अच्छा, तो सिद्धि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, है ना? अगर आप बोर्डिंग स्कूल जाएंगे तो आपको वहाँ पे खाना मिलता है, रहने के लिए रूम मिलता है, और लॉन्ड्री सर्विसेज मिल सकती हैं, और मतलब बहुत कुछ होता है. ठीक है, चलो ये 3 एग्जाम्पल ले लो. लॉन्ड्री सर्विस मिलती है, खाना मिलता है, और रहने के लिए रूम मिलता है, और ऑफकोर्स पढ़ाई तो हो ही रही है ना, स्कूल है तो पढ़ाई तो होगी ही होगी. ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो आपको स्टे करने को मिल रहा है, यहाँ पे जो खाना मिल रहा है, तो वो मिक्स्ड कैसे हुआ? आप मुझे समझाइए जरा सिद्धि. आप मुझे बताइए ये मिक्स्ड कैसे हो गया? सिर्फ रहने जा सकते हैं आप बोर्डिंग स्कूल में, पढ़ाई करने नहीं जाएंगे, सिर्फ रहने जा सकते हैं. हाँ, नहीं ना, सिर्फ रहने जा सकते हैं? नहीं. सिर्फ खाना खाने जा सकते हैं? नहीं. आपको स्कूल मतलब एजुकेशन यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है ना. देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो. जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई आता है, बाकी सारी चीजें एंशिलरी उससे रिलेटेड होती हैं, वो कॉम्पोजिट सप्लाई होता है. बात खत्म. अगर ये फंडा समझ लिया ना, तो कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई का क्विक आंसर दे सकते हो, जैसे बाकी सारों ने दिया. सो कॉम्पोजिट जिन्होंने भी आंसर्स दिए कॉम्पोजिट, वो बिल्कुल बराबर था. चलो लिखो इसे कैसे लिखना है, लिखो इसे कैसे लिखना है, बताती हूँ मैं. बोर्डिंग स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई. पहले तो ये आंसर देना है हमेशा. लिखिए बोर्डिंग स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ composite supply.
आपको चाहिए तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आपको चाहिए तो यहीं पे लिखिए बिकॉज द वे यू वांट, बिकॉज the principal supply is educational service. The principal supply is the educational service provided by the boarding school, provided by the boarding school, and coupled with many other services, coupled with many other services. मतलब आप इसके साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज तो दे ही रहे हो जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके साथ साथ आप दूसरी सर्विसेज भी दे रहे हो, coupled with many other services such as residence, food, etc. रेसिडेंस मतलब रहने के लिए जगह, फूड खाने के लिए, ठीक है, एक्सेट्रा, which are counted as secondary supply, which are counted as secondary supply. Full stop. फुल स्टॉप देकर आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं these services cannot be sold separately, या फिर these services are inseparable, ठीक है, इसीलिए तो इसे कॉम्पोजिट बोला गया है। एजुकेशनल सर्विस आपके लिए क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है, और बाकी सारी सर्विसेज जो रेसिडेंस, फूड एक्सेट्रा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सप्लाई। तो जब प्रिंसिपल सप्लाई और सेकेंडरी सप्लाई आ जाता है उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मिक्स्ड सप्लाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अभी हो गया सबका लिख के, तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए। गिव मी क्विक आंसर्स, कम ऑन। Look at the next question now. When a consumer buys a television set and he also gets a warranty and a maintenance contract. Now this question you all have to solve. Okay. When a consumer buys a television set, मैंने एक टीवी खरीदा, टीवी, he also gets a warranty and a maintenance contract. उसको ना 1 साल के लिए, आपको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वारंटी मिल रही है और मेंटेनेंस करके देंगे, खराब हो जाएगा तो फ्री में मेंटेनेंस करके देंगे, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। डिटरमाइन विच सप्लाई इज दिस, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड। द प्राइस ऑफ द टीवी इज 3,50,000। टेक अ स्नैपशॉट, बिकॉज आप ब्रेक में इसको सॉल्व करने वाले हैं। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द टीवी इज 3,50,000 and the tax rate is 28%, okay, whereas टीवी का टैक्स रेट 28% है, whereas the service of warranty and maintenance contract attracts tax rate of 12%. Also determine the GST liability. 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, पहला ये कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है, दूसरा इस पे कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, और तीसरा कितना जीएसटी लाइबिलिटी है। टीवी का टैक्स रेट है 28% और वारंटी एंड मेंटेनेंस की जो सर्विस मिल रही है उसका टैक्स रेट है 12%। स्नैपशॉट ले लीजिए, 5 मिनट्स के ब्रेक में आप ये सम सॉल्व करें।